सो नेक्स्ट देखें न्यूमेरिकल, टू यूनिफॉर्म डिस्क मेड ऑफ सेम मटेरियल का मीन दोनों का डेंसिटी सेम है, हैविंग सेम थिकनेस t एंड डिफरेंट रेडियस r एंड 2r आर प्लेस्ड एज शोन, जिस तरीके से बोला गया उस तरीके से रखी गई है। फाइंड सेंटर ऑफ मास दिस कॉम्बिनेशन, फाइंड सेंटर ऑफ मास फॉर दिस कॉम्बिनेशन एंड ऑल्सो फाइंड डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम सेंटर ऑफ डिस्क नंबर 1 एंड डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम सेंटर ऑफ डिस्क नंबर 2। ठीक है, अभी तक के क्वेश्चंस में हमें मास पहले से दिया जाता था, अब आपको मास भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने माना कि फर्स्ट डिस्क के लिए जो मास है वो m1 है और सेकंड डिस्क का जो मास है उसको आप m2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक बात, जो दोनों ऑब्जेक्ट आपको दिए गए हैं वो यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट है, सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है, तो इन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास है, इंडिविजुअल सेंटर ऑफ मास, वो इन दोनों की ज्योमेट्रिकल सेंटर पे लाई करेगा। ठीक बात, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो सेंटर एक्स एक्सिस पर ही कहीं बनेगा। ठीक बात, तो फर्स्ट डिस्क का जो सेंटर ऑफ मास रहेगा उसके सेंटर पे रहेगा। अगर 0 0 यहाँ कोऑर्डिनेट दिया है तो इसके सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, r, 0। क्लियर, और जो सेकंड डिस्क आपको दी गई है उसका सेंटर यहाँ। अब यहाँ तक का डिस्टेंस कितना देखें, यहाँ से इसका रेडियस है r, तो डायमीटर कितना बनेगा 2r, तो ये 2r है और सेकंड डिस्क का रेडियस ही आपको 2r दिया गया है, मतलब यहाँ का जो कोऑर्डिनेट रहेगा वो आपको मिलेगा 4r, 0। ठीक बात, अब मेन एम आपका रह गया कि आप मास कैलकुलेट कर पाए। सो मास हम कैलकुलेट कर सकते हैं, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी, यानी वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी से मास कैलकुलेट किया जा सकता है। और वॉल्यूम कैसे सॉल्व करें, वॉल्यूम सॉल्व किया जा सकता है एरिया मल्टीप्लाई बाय थिकनेस से, एरिया मल्टीप्लाई बाय थिकनेस मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी, ये टोटल मास को रिप्रेजेंट कर देगा। और डाउट इसमें, ध्यान से देखना। तो फर्स्ट डिस्क का मास अगर आप लिख रहे हैं तो क्या लिखोगे, एरिया कितना, पाई आर स्क्वायर, डिस्क 2D स्ट्रक्चर, तो पाई आर स्क्वायर, थिकनेस t, डेंसिटी रो। क्लियर, सेकेंड डिस्क का मास, रेडियस कितनी 2r, एरिया कितना बनेगा पाई इंटू 2r स्क्वायर टी रो। क्लियर, अगर हम न्यूमेरिकल को इजी करने के लिए कंसीडर कर लें, लेट पाई आर स्क्वायर टी रो इज इक्वल टू कैपिटल M, अगर हम मान लें तो m2 कितना बनेगा, m2 बनेगा 4 टाइम्स ऑफ पाई आर स्क्वायर टी रो, दैट मीन्स 4m, यानी दोनों डिस्क के मास हमें मिल गए। क्लियर बात, मास आ गए, सेंटर ऑफ मास दोनों के पहले से पता है, इंडिविजुअल उनका लोकेशन पता है, तो कंबाइंड सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट किया जा सकता है। और ध्यान दें कि x एक्सिस में ही सेंटर ऑफ मास चेंज होगा, सो m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। फर्स्ट डिस्क का मास m एंड सेंटर ऑफ मास का लोकेशन r, प्लस सेकेंड डिस्क का मास 4m और सेंटर ऑफ मास उसका 4r पर, डिवाइड बाय m प्लस 4m, 16 प्लस 1 17, 17 mr बाय 5m, m और m कैंसिल आउट, तो सेंटर ऑफ मास x कोऑर्डिनेट हमें मिला 17r बाई 5 और y कोऑर्डिनेट में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, बिकॉज जो सेंटर्स रखे हैं यानी जो दोनों ऑब्जेक्ट रखे हैं वो आपके x एक्सिस के अलोंग ही रखे हैं, दोनों का y कोऑर्डिनेट है 0, यानी सेंटर ऑफ मास का लोकेशन XCM इज इक्वल टू 17r बाई 5, 17r बाई 5 रिप्रेजेंट करेगा 3.4r को, ये लोकेशन बना। ठीक बात, अब अगर आप इसको डायग्रामेटिकली बनाना चाहें तो ये फर्स्ट डिस्क मास m, सेकेंड डिस्क मास 4m, कोई डाउट, सेंटर ऑफ मास का लोकेशन आपको मिला है 3.4 एंड यहाँ कोऑर्डिनेट है आपके पास r, यहाँ कोऑर्डिनेट है 4r और यहाँ आपने कंसीडर किया है ओरिजिन। तो सेंटर ऑफ मास कहाँ लोकेट हुआ है, 3.4r पर। कहाँ लोकेट हुआ है, 3.4r पर। तो यहाँ पर आपको मिला है सेंटर ऑफ मास किस लोकेशन पे, 3.4r। कोई डाउट। अब फर्स्ट पार्ट आपसे क्या पूछा गया, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम सेंटर ऑफ डिस्क 1,
यानी सेंटर ऑफ मास और एम की लोकेशन के बीच का सेपरेशन आपको कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट का आंसर क्या रहेगा, 3.4 r माइनस आर विच इज इक्वल टू 2.4 r। और सेकेंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम सेंटर ऑफ डिस्क टू, यानी सेकेंड डिस्क के सेंटर से सेंटर ऑफ मास का सेपरेशन कितना है। तो 4r से 3.4r कितना डिस्टेंस रहा, 4r माइनस 3.4r विच इज इक्वल टू 0.6r। तो अगर आपको सेंटर ऑफ मास ही लोकेट करना है तो वैल्यू रहेगा 3.4r, क्लियर। लेकिन अगर डिस्टेंस बताना है तो फर्स्ट डिस्क के सेंटर से डिस्टेंस 2.4r, सेकेंड डिस्क के सेंटर से डिस्टेंस 0.6r सॉल्व किया जा सकता है, क्लियर। नाउ नेक्स्ट फॉर्मेट इज सेंटर ऑफ मास फॉर ट्रंकेटेड बॉडीज। जैसे लास्ट क्लास में आपने देखा सेंटर ऑफ मास फॉर कंपोजिट बॉडी। कंपोजिट बॉडी का मतलब होता है एक से ज्यादा बॉडीज वहां पे रखी गई है और उन सबका कंबाइंड सेंटर ऑफ मास हमें कैलकुलेट करना है। ट्रंकेटेड बॉडी का मतलब है कि किसी बॉडी में से कुछ पार्ट को आपने रिमूव कर दिया, ठीक है, लेकिन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करने का जो प्रोसीजर है वो सेम रहेगा। कंपोजिट बॉडी में हमने क्या किया था, सेंटर ऑफ मास को ऐड किया था m1x1 प्लस m2x2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ट्रंकेटेड बॉडी में हम क्या करेंगे कि कंप्लीट बॉडी के लिए मास और उसका सेंटर लोकेशन यानी m1x1 माइनस करेंगे ट्रंकेटेड बॉडी के लिए, बिकॉज उतना पार्ट आप रिमूव कर चुके हो, ठीक है। किस तरीके से न्यूमेरिकल हम कंटिन्यू करें, देखें। मान लीजिए हमें एक शीट गिवन है फ्रॉम अ स्क्वायर शीट ऑफ साइड 2a एंड मास 4m। स्क्वायर शीट का मास टोटल कितना दिया है, 4m। इसमें से ये पार्ट आपने कट कर दिया, अ स्क्वायर शीट ऑफ साइड a इज रिमूव्ड, यानी ये जो छोटी शीट है जिसका साइड है आपका a बाई a, ये शीट आपने रिमूव कर दी, यानी ये पार्ट तो सॉलिड है और ये पार्ट यहाँ से रिमूव हो चुका है। तो हमें कैलकुलेट करना है कि सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा, यानी लोकेट सेंटर ऑफ मास एंड ओरिजिन आपको यहाँ सेंटर पे दिया गया है, क्लियर बात। ध्यान दें, प्रोसीजर समझना किस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यानी हम एक कंप्लीट डिस्क कंसीडर करें जिसका साइड होगा 2a और मास होगा 4m, क्लियर। ये कंप्लीट डिस्क पहले से है, उसमें से इतना पार्ट आपको रिमूव करना है, यानी जो ट्रंकेटेड पार्ट है उसको हम माइनस कर दें, साइड a बाई a। लेकिन इसका मास हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। स्ट्रक्चर कैसा है, 2D स्ट्रक्चर, यानी जो मास है वो 2D सरफेस एरिया की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूटेड है। ध्यान दें, तो ये जो बिगर स्फीयर आपको बिगर शीट आपको दिख रही है, इसका टोटल एरिया कितना, 2a होल स्क्वायर एरिया कंटेंस कितना मास, 4m। तो यूनिट एरिया कंटेंस 4m डिवाइड बाई 4a स्क्वायर। तो स्मॉलर शीट का एरिया कितना बनेगा, स्क्वायर शीट है साइड a तो एरिया रहेगा a स्क्वायर। सो a स्क्वायर एरिया कंटेंस 4m बाई 4a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई a स्क्वायर, यानी मास कितना आ गया, m। तो आपने सबसे पहले मास कैलकुलेट किया जो ट्रंकेटेड पार्ट है उसका, वैल्यू मिला m, पहले से आपको दिया है 4m। अब इन दोनों के सेंटर ऑफ मास को हमें क्या करना है, जो m1x1 पहली के लिए मिलेगा, m2x2 सेकंड के लिए मिलेगा, तो दोनों को हमें करना है माइनस। कंपोजिट बॉडी में आप प्लस कर रहे थे m1x1 प्लस m2x2, और ट्रंकेटेड बॉडी में हम क्या करेंगे कि जो पार्ट आपने रिमूव किया है उसके m मल्टीप्लाई बाई x, यानी m1x1 या m2x2 जो भी आप कंसीडर करें उसको माइनस कर दिया जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा। अब इनका लोकेशन आप बताएं। पहले लोकेशन आपको दिया है सेंटर पे, फर्स्ट लोकेशन आपको दिया है सेंटर पे। तो जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है आपके पास, जो बड़ी वाली शीट है, इसका सेंटर ऑफ मास तो ज्योमेट्रिकल सेंटर पर ही रहेगा, बिकॉज जो ऑब्जेक्ट आपको दिया है वो एक सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है। सेकेंड ऑब्जेक्ट जो आपको दिया गया है उसका सेंटर ऑफ मास यहां पर रहेगा, ठीक है, यानी इस पॉइंट पर आना चाहिए। ये बात समझे। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना, a बाई 2, क्योंकि ओरिजिन आपको यहां दिया गया है, ठीक बात। यानी इसका कोऑर्डिनेट क्या बना है, a बाई 2 कोमा 0। कोऑर्डिनेट समझना जरूरी है। जो आपको ओरिजिन दिया गया है वो बिगर शीट के सेंटर पे दिया गया है,
तो बिगर शीट का सेंटर, तो यही इसका सेंटर ऑफ मास का लोकेशन है, तो यहाँ पे तो कोऑर्डिनेट रहा 0,0। लेकिन जो ट्रंकेटेड पार्ट है उसका सेंटर ऑफ मास, ये भी एक सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है, तो उसके सेंटर पे मिलेगा, कितना डिस्टेंस पे मिलेगा, साइड अगर ए है, हाइट अगर ए है तो साइड a/2 आगे मिलेगा, एक्स एक्सिस पर ही लोकेट होगा, ठीक बात। तो यहाँ का कोऑर्डिनेट रहा a/2, 0। क्या सेंटर ऑफ मास सोल्व किया जा सकता है, देखो ध्यान से, 4m और m a/2 यूज करें। So xcm is equal to m1x1 minus m2x2 upon m1 minus m2। ट्रंकेटेड पार्ट के लिए फॉर्मूले में माइनस हमें यूज करना होता है। So xcm is equal to 4m लोकेशन 0 minus m लोकेशन a/2 डिवाइड 4m minus m। सो x कोऑर्डिनेट रहा माइनस ma/2 डिवाइड बाय 3m, m और m कैंसिल आउट, सो xcm इज इक्वल टू माइनस a/6। माइनस a/6 क्या रिप्रेजेंट करता है, ओरिजिन से लेफ्ट साइड में, ओरिजिन से लेफ्ट साइड में a/6 डिस्टेंस पर आपको सेंटर ऑफ मास मिला है। यानी जो सेंटर ऑफ मास अब इस पार्ट का रहा वो हमें कहाँ मिलेगा, ओरिजिन से a/6 इधर। तो ये इस गिवन सिस्टम का सेंटर ऑफ मास फाउंड हुआ है, ठीक है। तो इसकी ओरिजिन यानी 0,0 से a/6 लेफ्ट में है, क्योंकि नेगेटिव आपको आंसर में आ रहा है। नेगेटिव रिप्रेजेंट करता है लेफ्ट डायरेक्शन, पॉजिटिव रिप्रेजेंट करेगा राइट डायरेक्शन, यानी पॉजिटिव एक्सिस में आप चल रहे हैं। पॉइंट समझे कि अगर ट्रंकेटेड बॉडी दी है तो क्वेश्चन में कोई चेंजेस नहीं है, ट्रंकेटेड बॉडी के लिए केवल माइनस परफॉर्म कर दिया जाएगा कि जो पार्ट आपने रिमूव किया है, ट्रंकेट किया है, उसके कोऑर्डिनेट्स आप माइनस कर देंगे, यानी m इंटू एक्स का मल्टीप्लिकेशन माइनस कर दिया जाएगा और फॉर्मूले में भी मास भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, रिमेनिंग पार्ट के लिए आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर। नेक्स्ट हमें दिया गया फ्रॉम अ डिस्क ऑफ रेडियस r एंड मास m अनदर डिस्क ऑफ डायमीटर r इज ट्रंकेटेड। यानी एक बड़ी डिस्क आपको गिवन है जिसका रेडियस है r, मास है m, इसमें से एक छोटी डिस्क को ट्रंकेट कर दिया गया जिसका डायमीटर है r। अगर डायमीटर r है तो रेडियस कितना बनेगा, r/2 बनेगा। क्या बात समझ में आई। फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेनिंग डिस्क। तो अगेन हमें इस बड़ी डिस्क में से इस छोटी डिस्क को क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तब आप इस गिवन स्ट्रक्चर का सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी यहाँ पर आप कंसीडर कर सकते हैं कि एक तो बड़ी डिस्क है, उसमें से छोटी डिस्क आपने सब्ट्रैक्ट कर दी, तो बड़ी डिस्क का रेडियस कितना है r, मास कितना गिवन है m, छोटी डिस्क का रेडियस कितना है r/2, मास सॉल्व करना पड़ेगा, यूनिटरी मेथड से आप उसको कैलकुलेट कर लेंगे। अब बात करते हैं हम इंडिविजुअल सेंटर ऑफ मास की। देखो ओरिजिन हमें कहाँ दिया है, यहाँ दिया है, ठीक है, और ये जो प्लेस्ड है ये आपके एक्स एक्सिस पर ही प्लेस्ड है, तो हमें इंडिविजुअल कोऑर्डिनेट लिखने पड़ेंगे। तो जो बिगर डिस्क है उसका सेंटर r डिस्टेंस पर होगा, यानी यहाँ जो लोकेशन रहेगा वो रहेगा r,0। बिगर डिस्क का सेंटर ऑफ मास r,0 पे लाई करेगा। अब जो स्मॉलर डिस्क है, जो ट्रंकेटेड पार्ट है, उसका डिस्टेंस कितना, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस r और ये डिस्टेंस कितना r/2, तो r + r/2 कोऑर्डिनेट क्या रहेगा 3r/2, 0। और यहाँ का मास ये हमें कैलकुलेट करना है। स्ट्रक्चर कैसा है, डिस्क 2D स्ट्रक्चर है। अगेन सो πr² एरिया कंटेंस कितना मास, m मास। यूनिट एरिया कंटेंस m/πr²। स्मॉलर एरिया कंटेंस सो πr²/4 बिकॉज रेडियस है r/2। तो मास हमें कितना मिलेगा m/πr² इंटू πr²/4, रिजल्ट m/4। तो ट्रंकेटेड डिस्क का मास हमें मिल गया m/4। क्लियर। सेंटर ऑफ मास लोकेट करें। सो xcm is equal to m1x1 minus m2x2 upon
m1 माइनस m2, फर्स्ट डिस्क का मास m, लोकेशन r, सेकेंड डिस्क का मास m/4 एंड लोकेशन 3r/2। चेक करें एक बार, देखो मास m, लोकेशन r, मास m/4, लोकेशन 3r/2, डिवाइड m माइनस m/4, सो mr माइनस 3mr/8 डिवाइड बाय 3m/4, mm कैंसिल आउट, r माइनस 3r/8 तो 5r/8, 5r/8 डिवाइड बाय 3/4, क्लियर। सो वैल्यू रहा 5/6 r। तो सेंटर ऑफ मास का लोकेशन XCM 5/6 r, y कोऑर्डिनेट 0 रहेगा, तो सेंटर ऑफ मास लोकेट हुआ 5/6 r, 0 पर, बिकॉज YCM 0 पर रहेगा। कोऑर्डिनेट जो चेंज हो रहा है वो x एक्सिस पर चेंज हो रहा है, y एक्सिस मतलब हाइट में कोई भी कोऑर्डिनेट नहीं है, ठीक है। तो अगेन ट्रंकेटेड पार्ट था, उसका मास आपने कैलकुलेट किया, लोकेशन कैलकुलेट करी, m1 x1 माइनस m2 x2 अपन m1 माइनस m2 परफॉर्म कर दिया, आंसर हमें मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया, फ्रॉम अ स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस r, पहले था डिस्क, अब स्फीयर, डायग्राम में कोई चेंज नहीं है, लेकिन यहाँ से हमें पता चल रहा है क्योंकि अब आपको दिया गया स्फीयर, कितना मास है स्फीयर का, m है। क्या करना है, इसमें से r डायमीटर का एक अनदर स्फीयर आपको रिमूव कर देना है, यानी ये जो छोटा वाला स्फीयर है इसका रेडियस कितना है, r/2, ठीक। अगेन लोकेट करना है सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेनिंग स्फीयर। क्या कर सकते हैं, एक बिगर स्फीयर, इसमें से छोटा स्फीयर हमें ट्रंकेट करना है, बिगर स्फीयर का मास m है, रेडियस r है, छोटे स्फीयर का मास हमें कैलकुलेट करना है और उसका रेडियस r/2 है। बात करें सेंटर ऑफ मास का लोकेशन, इंडिविजुअल कितना, देखो ओरिजिन कहाँ दिया है, यहाँ दिया है, और ये जो आपको एक्सिस दी गई है इसी एक्सिस पर ये दोनों लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो जो बिगर स्फीयर है, तो बिगर स्फीयर का सेंटर कितना डिस्टेंस पर है ओरिजिन से, r, यहाँ के कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, r, 0। स्मॉलर स्फीयर जो आपको दिया गया है उसका डिस्टेंस r प्लस r/2, r प्लस r/2 कितना, 3r/2, तो यहाँ का लोकेशन रहा 3r/2, 0। अब मेन एम क्या है, मास कैलकुलेट करना। क्या कैलकुलेट करना है, मास। कैसे सॉल्व करें, मुझे एक बार बताओ कि स्ट्रक्चर क्या है, डिस्क या स्फीयर, स्फीयर है, 2D है या 3D है, 3D है, तो मास कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, और स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 πr³। बस यही लॉजिक है कि 4/3 πr³ वॉल्यूम कंटेंस कितना मास, m, ठीक। तो यूनिट वॉल्यूम कंटेंस m डिवाइड बाय 4/3 πr³। अब रिक्वायर्ड वॉल्यूम कितना है, रेडियस हो गया r/2, क्या लिखेंगे, 4/3 πr/2³ वॉल्यूम कंटेंस, सो m मल्टीप्लाई बाय 4/3 πr³, सॉरी m डिवाइड बाय 4/3 πr³ मल्टीप्लाई बाय 4/3 πr³/8। कैलकुलेट किया तो ट्रंकेटेड मास आपको मिला m/8, ठीक। तो ये तो बिल्कुल बेसिक मेथड है सॉल्व करने का। क्या कोई शॉर्ट मेथड भी है जिससे आप इसको इजीली और सॉल्व कर सकते हैं, या कोई और मेथड भी है जिससे सॉल्व किया जा सकता है कि मास हम किस तरीके से कैलकुलेट करें, क्या वो सभी जगह एप्लीकेबल होगा, ये बात भी है। देखिए ध्यान से, ऑब्जेक्ट जो आपको दिया है वो स्फीयर है, स्फीयर 3D है, 3D का मतलब हमें वॉल्यूम कंपेयर करना है। क्या कंपेयर करना है, वॉल्यूम। ध्यान देना, बिगर स्फीयर का वॉल्यूम कितना, 4/3 πr³, और उसका मास कितना, m। स्मॉलर स्फीयर का वॉल्यूम कितना, 4/3 πr³/8, और मास m' से रिप्रेजेंट कर दिया। आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं कि वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू मास, दोनों को डिवाइड लगा दें, m' कितना मिल जाएगा, m/8। क्या यही रिलेशन पहले वाले न्यूमेरिकल्स में भी ट्रू हो रहा था जब आपको एरिया कैलकुलेट कर रहे थे, यहाँ पे भी ट्रू है। कैसे, देखो इधर एरिया कितना, πr²,
सो पाई आर स्क्वायर के लिए मास m रिक्वायर्ड, पाई आर स्क्वायर बाई 4 के लिए मास m डैश, कैलकुलेट कर लो, m डैश इज इक्वल टू m बाई 4। तो ये भी यूनिटरी मेथड ही है, लेकिन सिंगल स्टेप में हमारा काम चल जाता है कि आपके दोनों के एरिया इज प्रोपोर्शनल टू मास, यानी मास इज प्रोपोर्शनल टू एरिया को रिप्रेजेंट करें, यूज़ करें, आंसर में मिल जाता है। तो ये मेथड भी आप यूज़ कर सकते हैं कैलकुलेट करने के लिए। तो मास आपको मिला m/8, बिगर स्फीयर मास m, लोकेशन r,0, स्मॉलर स्फीयर मास m/8, लोकेशन 3r/2, और ट्रंकेटेड पार्ट है तो xcm, सेंटर मास का लोकेशन आपको मिलेगा m1x1 माइनस m2x2 अपॉन m1 माइनस m2, मास m, लोकेशन r, मास m/8, लोकेशन 3r/2, डिवाइड बाय m माइनस m/8, सही लिखा है। तो वैल्यू क्या रहेगा, mr माइनस 3mr बाई 16 डिवाइड बाई 7m/8, m कैंसिल आउट हो गया एंड 16 इंटू 1 16, 16 माइनस 3 13, सो 13r बाई 16 डिवाइड बाई 7/8, 13r बाई 16 डिवाइड बाई 7/8, 16 और 8 2 रहेगा, 2 इंटू 7 14, सो 13/14 r x कोऑर्डिनेट। सो xcm हमें मिला 13r बाई 14 एंड ycm रहा 0। तो सेंटर ऑफ मास का लोकेशन आ गया 13r बाई 14 डिवाइड कोमा 0, दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो जिस तरीके से हम कंपोजिट बॉडी के लिए कैलकुलेट कर रहे थे, सिमिलरली हमें ट्रंकेटेड बॉडी के लिए भी कैलकुलेट करना है। प्रोसीजर सेम ही रहेगा, प्रोसीजर में कोई भी चेंजेस नहीं है, बस फॉर्मूले में यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस, और वो हमें यूज करना होगा। ठीक है, नोट करें, नोट हुआ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में गिवन है कि 2 किलोग्राम 4 किलोग्राम के दो पार्टिकल्स हैं जो किसी डिस्टेंस पे रखे हैं, and the language is if 4 kilogram is shifted by 5 meters toward right, then find shifting of 2 kilogram for which center of mass remains at rest। यानी मान लीजिए कि अभी इस लोकेशन पे सेंटर ऑफ मास आपको यहाँ पर कहीं मिल रहा है। अब आपको ये बोला गया कि अगर हम 4 किलोग्राम को 5 मीटर राइट में शिफ्ट कर दें, 5 मीटर राइट में शिफ्ट कर दें, तो 2 किलोग्राम को कितना शिफ्ट करना पड़ेगा कि सेंटर ऑफ मास की लोकेशन में कोई भी चेंज नहीं हो। ठीक बात। तो हमें लॉजिक क्या पता है, लॉजिक हमें पता है कि r इज प्रोपोर्शनल टू 1/m, यानी जो हेवियर पार्टिकल होता है उसकी तरफ सेंटर मास शिफ्ट हो जाता है। ठीक बात। तो अगर आपने 4 kg को 5 मीटर शिफ्ट कर दिया तो ऑब्वियस बात है कि सेंटर ऑफ मास भी इसकी तरफ शिफ्ट होगा, लेकिन हमें रखना क्या है, सेंटर ऑफ मास की लोकेशन में कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए। नहीं आने का क्या मतलब है कि इस 2 किलोग्राम को आपको अपोजिट डायरेक्शन में लेके जाना पड़ेगा। आपने साथ में ये भी देखा था कि m1r1 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस m2r2 वेक्टर। याद आया कि जितना जो सेंटर ऑफ मास, अगर दो पार्टिकल के लिए सेंटर ऑफ मास रेस्ट कंडीशन पर या ओरिजिन पर है, तो ऑब्वियस बात है कि जो दोनों पार्टिकल्स हैं वो ओरिजिन के यानी सेंटर ऑफ मास के अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए। तो अगर आप 4 kg को राइट साइड में शिफ्ट करोगे तो 2 किलोग्राम को हमें लेफ्ट साइड में शिफ्ट करना पड़ेगा। कितना शिफ्ट करना पड़ेगा वो फॉर्मूले सॉल्व हो जाएगा। जो आपका बेसिक रिलेशन है आप उस पर चलें। देखो, हमने लॉजिक के अकॉर्डिंग ये आइडेंटिफाई कर लिया है कि अगर 4 किलोग्राम राइट में जाएगा तो 2 किलोग्राम लेफ्ट में जाना चाहिए। राइट वाला कोऑर्डिनेट अगर पॉजिटिव में आएगा तो लेफ्ट वाला कोऑर्डिनेट नेगेटिव में आना चाहिए। ठीक बात। आप फॉर्मूले से देखो, xcm इज इक्वल टू m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक बात। सेंटर ऑफ मास की लोकेशन में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। फर्स्ट पार्टिकल है 2x, सेकेंड पार्टिकल है 4, कितना शिफ्ट हुआ 5 अपॉन 2 प्लस 4, तो 2 प्लस 4 0 हो जाएगा। सो 2x इज इक्वल टू -20 एंड x इज इक्वल टू -10। अब माइनस क्या रिप्रेजेंट करेगा, माइनस ऑब्वियस बात है कि डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन को। तो अगर 5 मीटर राइट में है तो
किलोग्राम, 2 किलोग्राम की शिफ्टिंग किधर होगा, 2 किलोग्राम विल शिफ्ट बाय 10 मीटर टुवर्ड्स लेफ्ट। ये बात हमें समझना ज़रूरी है कि अगर एक पार्टिकल आपका राइट में गया तो दूसरा पार्टिकल लेफ्ट में जाना चाहिए, अगर ये पार्टिकल लेफ्ट में जाता तो दूसरा पार्टिकल राइट में आता। बात समझ में आई? तभी सेंटर ऑफ मास की लोकेशन में कोई चेंज नहीं है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज सेंटर ऑफ मास फॉर कंटिन्यूस बॉडीज, यानी कि अगर आपको कंटिन्यूस बॉडी गिवन है तो उसका सेंटर ऑफ मास किस तरीके से कैलकुलेट किया जाए। कंटिन्यूस बॉडी का सेंटर ऑफ मास सॉल्व किया जाता है इंटीग्रेशन फॉर्मूले को यूज करके, एंड फॉर्मूला रहता है इंटीग्रेशन आर डी एम बाय डी एम। ये रिप्रेजेंट उसी तरीके से हो रहा है, मास इंटू आर, एम इंटू आर, एम इंटू आर बाई एम, वो सेंटर ऑफ मास को रिप्रेजेंट करेगा। आर यहाँ पे तीनों कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस तीनों में सोल्व किया जा सकता है। अगर आपको कोऑर्डिनेट्स केवल एक्स एक्सिस में गिवन है तो आप यूज़ कर सकते हैं एक्स डी एम बाई डी एम, वाई एक्सिस में गिवन है तो हम यूज़ कर सकते हैं वाई डी एम बाई डी एम, और जेड एक्सिस में अगर गिवन है तो यूज़ किया जा सकता है जेड डी एम बाई डी एम। ठीक बात। अब ऑब्जेक्ट आपके पास तीन तरीके के हो सकते हैं, 1D ऑब्जेक्ट होता है, 2D ऑब्जेक्ट होता है और 3D ऑब्जेक्ट होता है। 1D ऑब्जेक्ट का मतलब है कि जो मास होगा वो लेंथ पर डिवाइड है, ठीक है, तो उसके लिए डेंसिटी बनती है लैम्डा। लैम्डा का यूनिट आता है मास। लैम्डा आप किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? लैम्डा हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं मास पर यूनिट लेंथ से, तो यूनिट क्या बनेगा? किलोग्राम पर मीटर। यानी 1D ऑब्जेक्ट अगर आपको दिया, जैसे अगर आपको रोड दिया हुआ है तो उसके लिए आपको वेरिएबल टर्म दी जाती है लैम्डा। वेरिएबल टर्म दी जाती है लैम्डा, कि यहाँ पर एक लैम्डा है, यानी जो मास है वो लैम्डा के रिस्पेक्ट में चेंज होता जा रहा है। और लैम्डा क्या रिप्रेजेंट करता है? लैम्डा का डेफिनेशन है मास पर यूनिट लेंथ, जिसका यूनिट बनेगा किलोग्राम पर मीटर। ठीक, मान लीजिए अगर आपके पास ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट आपका है 2D ऑब्जेक्ट, जैसे हमने कंसीडर किया डिस्क, तो डिस्क के लिए जो मास होगा वो पूरे उसके सरफेस एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा और उसको नाम दिया जाता है सिग्मा से, यानी जो मास डेंसिटी बनेगा उसको आप रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा, सरफेस मास डेंसिटी, यानी मास पर यूनिट एरिया। तो यूनिट क्या बनेगा? किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। ये सिग्मा को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी लैम्डा सिग्मा, ये आपके आगे यूनिट एरिया और यूनिट लेंथ पे कितना मास है, तो रिक्वायर्ड लेंथ, जितनी लेंथ पे मास चाहिए आप लैम्डा से मल्टीप्लाई कर देंगे, लैम्डा इंटू एल, या रिक्वायर्ड एरिया का मास अगर चाहिए तो सिग्मा इंटू रिक्वायर्ड एरिया से मल्टीप्लाई कर दें तो रिक्वायर्ड मास हमें मिल जाएगा। थर्ड ऑब्जेक्ट हो सकता है 3D ऑब्जेक्ट, जैसे सिलेंडर, स्फीयर। ठीक है, तो अगर 3D ऑब्जेक्ट है तो मास कहाँ पर स्प्रेड होगा? मास स्प्रेड होगा वॉल्यूम में। कहाँ स्प्रेड होगा? वॉल्यूम में। और वॉल्यूम में अगर मास स्प्रेड है तो उसको एक नया टर्म रो से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका डेफिनेशन बनता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी पर यूनिट वॉल्यूम कितना मास लाई कर रहा है, तो यूनिट क्या बनेगा? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और इसका हम यूज न्यूमेरिकल्स में और डेरिवेशन में करते हैं। ध्यान रखना, 1D ऑब्जेक्ट के लिए लैम्डा, 2D ऑब्जेक्ट के लिए सिग्मा, सरफेस मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी, सिग्मा सरफेस मास डेंसिटी, एंड रो वॉल्यूमेट्रिक या वॉल्यूम मास डेंसिटी। अब इसका यूज न्यूमेरिकल्स में किस तरीके से करें? देखें, हमें गिवन है फॉर अ रोड ऑफ लेंथ 1 मीटर, लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा इज इक्वल टू 2x, लोकेट सेंटर ऑफ मास ऑफ द रोड। हमने लास्ट क्लास में एक पॉइंट पढ़ा था कि अगर ऑब्जेक्ट आपको यूनिफॉर्म दिया गया तो सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पे लाई करेगा, जो भी बॉडी आपको गिवन है उसके ज्योमेट्री का सेंटर पे लाई करेगा। लेकिन अगर आपको जो ऑब्जेक्ट दिया गया यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट नहीं है, फिर हमने एक एग्जांपल भी समझा था कि मान लीजिए आपने एक रॉड कंसीडर किया, इसका मास कुछ इस तरीके से कि फर्स्ट एंड इसका लाइटर वेट का है, और जैसे जैसे आप सेकेंड एंड की तरफ बढ़ते जा रहे हैं इसका वेट इंक्रीज होता जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे जो डेंसिटी है वो वेरिएबल डेंसिटी है, यही हमें यहाँ पे कंसीडर करना है। बिकॉज अगर यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट होता तो यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट के लिए तो सेंटर ऑफ मास ज्योमेट्रिकल सेंटर पे मिलता, यूनिफॉर्म सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ मास कहाँ मिलेगा? ज्योमेट्रिकल सेंटर पे मिलेगा। लेकिन अगर
वेरिएबल मास डेंसिटी है तो उसके लिए फिर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। किस तरीके से सॉल्व करते हैं समझना। सबसे पहले आपने यहाँ पे रॉड कंसीडर किया कि ये एक रॉड है, ठीक है। अब इस रॉड का लेंथ कितना दिया गया है? रॉड का लेंथ आपको दिया गया है 0, इसका स्टार्टिंग पॉइंट 1 मीटर, ठीक। लेकिन जो लैम्डा है मास डेंसिटी वेरिएबल है, यानी जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा मास का वैल्यू भी बढ़ता जाएगा, यानी ये पार्ट रहेगा लाइटर, ये पार्ट बनेगा हेवियर। क्वेश्चन सॉल्व किस तरीके से किया जाता है? सबसे पहले हम यहाँ पर एक एलिमेंट कंसीडर करेंगे। इस एलिमेंट का लेंथ आप मान लोगे dx, जो यहाँ वेरिएबल है उसी वेरिएबल की टर्म में हमें कंसीडर करना होगा। तो dx एलिमेंट का मास भी हम सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज लैम्डा क्या रिप्रेजेंट करता है? मास पर यूनिट लेंथ। पर यूनिट लेंथ का मास आपको पहले से पता है, तो dx लेंथ का मास भी आपको पहले से पता है, लैम्डा इंटू dx। बात समझ में आई? तो अब न्यूमेरिकल स्टार्ट कैसे करें? सबसे पहले आप कैलकुलेट करते हैं एलिमेंटल मास। क्या सॉल्व करते हैं कि जो एलिमेंट आपने कंसीडर किया है, कंप्लीट ऑब्जेक्ट का जो एलिमेंट आपने कंसीडर किया है, इसका मास कितना, और एलिमेंटल मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं dm से, जिसका वैल्यू बनेगा लैम्डा मल्टीप्लाई बाय dx। और लैम्डा हमें कितना गिवन है? लैम्डा गिवन है 2x, तो 2x dx, ये वैल्यू आ गई dm की। और अगर आप dm कैलकुलेट कर चुके हैं तो अब आप डायरेक्टली कैलकुलेट करेंगे सेंटर ऑफ मास, और सेंटर ऑफ मास के लिए फॉर्मेट बनेगा x dm बाई dm। x क्यों यूज किया? क्योंकि यहां जो वेरिएबल है वो केवल x की टर्म में है, ठीक है, यानी जैसे जैसे x बढ़ता जाएगा मास में चेंज हो रहा है, इसलिए आपने RDM के प्लेस पर x यूज कर लिया। और लिमिट क्या रहेगी? टोटल लेंथ 0 to 1, तो dm के प्लेस पर पुट किया जाएगा 2x dx, तो यहां वैल्यू बनेगा 2x स्क्वायर dx, लिमिट 0 to 1 डिवाइड बाय dm के प्लेस पर अगेन ये 2x dx विद लिमिट 0 to 1। ठीक बात? इंटीग्रेट करें, देखो 2 और 2 डायरेक्टली आप कैंसिल आउट कर सकते हैं कि दोनों वैल्यूज कैंसिल आउट हो गई, तो 2 और 2 कैंसिल आउट। x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3 विद लिमिट 0 to 1 एंड x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 अगेन विद लिमिट 0 to 1। किसको रिप्रेजेंट करेगा? सेंटर ऑफ मास को रिप्रेजेंट करेगा। अब अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट पुट करें, 1/3 बाहर निकालें, यहाँ से 1/2 बाहर निकालें, सो वैल्यू रहेगा 2/3, लिमिट पुट करें, सो 1 क्यूब माइनस 0 डिवाइड बाई 1 स्क्वायर माइनस 0, तो 1 माइनस 0 1 माइनस 0 सेम, रिजल्ट 1 मल्टीप्लाई बाई 2/3 आंसर। तो सेंटर ऑफ मास हमें फाइंड हुआ 2/3। क्लियर? तो बेसिक क्या है? बेसिक ये है कि जो भी ऑब्जेक्ट आपको दिया गया है सबसे पहले आप उसका एलिमेंट कंसीडर करें। एलिमेंट जो ऑब्जेक्ट अगर 1D ऑब्जेक्ट है तो एलिमेंट आपका छोटा सा पार्ट बनेगा dx। एलिमेंट यानी जो ऑब्जेक्ट आपको 2D ऑब्जेक्ट दिया गया, जैसे डिस्क दिया गया, तो उसके लिए जो एलिमेंट बनेगा वो एक एलिमेंटल एरिया आना चाहिए। ठीक बात? थर्ड, अगर आपको वॉल्यूम दिया गया है तो फिर आप वॉल्यूम ही एलिमेंट, मतलब एक एलिमेंट ऐसा बनाएंगे जिसका वॉल्यूम हमें पता है, यानी एक एलिमेंट बनाएंगे जिसका वॉल्यूम आप लिखोगे, तो एलिमेंटल लेंथ, एलिमेंटल एरिया, एलिमेंटल वॉल्यूम, फिर जो भी आपने एलिमेंट कंसीडर किया उसका मास लिखोगे, सेंटर ऑफ मास में पुट करेंगे, आंसर हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट देखें, फॉर अ रोड ऑफ लेंथ L, लैम्डा इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, लोकेट सेंटर ऑफ मास ऑफ द रोड। यानी हमें सिंपल पता है करना क्या है। सबसे पहले आपको एक रोड दी गई है, इस रोड पर आप एक एलिमेंट कंसीडर करें, इस एलिमेंट का लेंथ कितना रहेगा? dx रहेगा, मास कितना रहेगा? dm रहेगा। क्या एलिमेंटल मास बता सकते हैं? अच्छा, टोटल लेंथ कितना है? l, तो यहाँ आपने कंसीडर किया 0, इधर आपने कंसीडर किया l, यानी जैसे जैसे लेंथ इंक्रीज होता जाएगा मास इंक्रीज होता जाएगा, बिकॉज लैम्डा वेरिएबल फॉर्म में है a प्लस बी एक्स। क्या लिखें सबसे पहले? एलिमेंटल मास। अब एलिमेंटल मास कैसे लिखा जाए? dm, वैल्यू ऑफ dm कितना? लैम्डा मल्टीप्लाई बाय dx, और लैम्डा कितना गिवन है? a प्लस बी एक्स, सो a प्लस बी एक्स मल्टीप्लाई बाय dx, ये dm मिला। अब क्या सॉल्व करना है? सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू फॉर्मेट x dm डिवाइड बाय dm।
लिमिट्स कितना लेंथ है, 0 to L, 0 to L बना। और dm का वैल्यू पुट कर दें, a प्लस बी एक्स डी एक्स। तो जैसे ही आप a प्लस बी एक्स यहाँ पे पुट करेंगे तो वैल्यू क्या बनेगा, वैल्यू यहाँ पे रहेगा x से मल्टीप्लाई होके ax प्लस बी एक्स स्क्वायर डी एक्स डिवाइड बाय a प्लस बी एक्स डी एक्स, 0 to L, 0 to L। अब इंटीग्रेट करें, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3। सो सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस बी एक्स क्यूब बाई 3, लिमिट 0 to L। और डिनोमिनेटर टर्म आपको मिल रहा है a प्लस बी एक्स, तो a का इंटीग्रेशन a एक्स, b का इंटीग्रेशन बी एक्स का इंटीग्रेशन बी एक्स स्क्वायर बाई 2, यानी a एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट्स 0 to L। तो अपर लिमिट पुट करेंगे तभी हमें आंसर मिलेगा, लोअर लिमिट दोनों में 0 है। तो सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू ए एल स्क्वायर बाई 2 प्लस बी एल क्यूब बाई 3 डिवाइड बाई ए एल प्लस बी एल स्क्वायर बाई 2। ये भी करेक्ट आंसर है। और L आप यहाँ पे रिमूव भी कर सकते हैं बिकॉज न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में L कॉमन आ रहा है, तो वैल्यू बन जाएगा ए एल बाई 2 प्लस बी एल स्क्वायर बाई 3 डिवाइड बाई ए प्लस बी एल बाई 2। तो दिस इज योर आंसर, नोट करें। नाउ नेक्स्ट, सेंटर ऑफ मास फॉर हाफ रिंग ऑफ रेडियस आर, यानी एक रिंग गिवन है आर रेडियस का, हाफ रिंग है और उसका सेंटर ऑफ मास हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि यहाँ पर एक एलिमेंट कंसीडर किया, ठीक। तो रेडियस तो रहेगा आर, एंगल कितना मान लिया, एंगल यहाँ पे माना डी थीटा, और ऐसा करने से यहाँ पर आपको एक एलिमेंट मिलेगा। बिकॉज अगर मैंने रिंग बोला है तो रिंग मतलब केवल एक सर्कमफ्रेंस है, बीच में होलो पार्ट है, कुछ भी नहीं रहेगा, केवल आपको एक रिंग दिया गया, या ऐसा बोलें कि एक वायर बेंड करके दिया गया सेमी सर्कुलर फॉर्म में। तो सबसे पहले यहाँ पे जो एलिमेंट बनेगा, क्या इस एलिमेंट का लेंथ आप बता सकते हैं, लेंथ dx वो बनेगा r मल्टीप्लाई बाई डी थीटा, रेडियस इंटू एंगल, वो आर्क लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और एंगल आपने कंसीडर किया कि मान लीजिए यहाँ से थीटा एंगल बन रहा है, ठीक। तो एलिमेंट आप सॉल्व कर चुके हैं। क्या एलिमेंटल मास बता सकते हैं? ऑब्जेक्ट के लिए जो एलिमेंटल मास बनेगा वो आप रिप्रेजेंट करेंगे डी एम से, और वैल्यू बन जाएगा लेमडा मल्टीप्लाई बाई डी एक्स, बिकॉज आपको लेमडा गिवन है और लेमडा का यूनिट है किलोग्राम पर मीटर, यानी आपको लेमडा गिवन है और लेमडा यानी मास डेंसिटी को अगर हम लेंथ से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको मास मिल जाएगा, यानी एलिमेंटल मास आप कैलकुलेट कर चुके हैं। वैल्यू क्या रहेगा? सो वैल्यू डी एम इज इक्वल टू लेमडा आर डी थीटा, ठीक है। ये हमने डी एम कैलकुलेट कर लिया। अब अगर हम ये देखना चाहें कि सेंटर ऑफ मास हमें कहाँ मिलेगा, तो ये ऑब्जेक्ट देखने में तो आपको ये एक असिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट लग रहा है, लेकिन इसकी सिमेट्री दिख रही है वाई एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे अगर सिमेट्री है तो एक्स एक्सिस पर जितना पार्ट लेफ्ट साइड में उतना पार्ट ही राइट साइड में, मतलब इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो जीरो आना चाहिए। हम सॉल्व भी करके देखेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट इसका जीरो ही मिलेगा, और जो सेंटर ऑफ मास है वो किसी हाइट पे शिफ्ट हो जाना चाहिए, मतलब जिस एक्सिस के अबाउट सिमेट्री होती है सेंटर ऑफ मास उसी एक्सिस पे लाई करता है, जिस एक्सिस के अबाउट सिमेट्री होती है सेंटर ऑफ मास उसी एक्सिस पे लाई करता है। मतलब इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो आपको जीरो ही मिलेगा, वाई कोऑर्डिनेट का आंसर मिल जाएगा। हम उसको सॉल्व करके देख लेंगे। हम यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट भी सॉल्व करें ताकि आपको क्लियरिटी रहे कि एक्स कोऑर्डिनेट भी इसका जीरो आ रहा है। तो वैल्यू क्या रहेगा? एक्स डी एम बाई डी एम। कोई डाउट? वेरिएबल क्या रखा है? वेरिएबल आपने रखा है थीटा, और थीटा कहाँ से स्टार्ट किया है आपने? यहाँ से स्टार्ट किया है। तो थीटा की लिमिट कहाँ से कहाँ तक चलेगी? थीटा चलेगा आपका, फर्स्ट एंगल बनेगा 0 डिग्री, और लास्ट एलिमेंट आपको यहाँ पर मिलेगा, मान लीजिए ये जो एलिमेंट है इसका एंगल कितना बनेगा? पाई, मतलब 0 से पाई इसका लिमिट रहने वाला है। एक्स कितना लिखें? एक्स क्या है? ये जो एलिमेंट आपने लिया है dx,
क्या इसके दो कोऑर्डिनेट्स आप बता सकते हैं? कैसे? देखो जरा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट यहाँ बनेगा और सेकंड कोऑर्डिनेट यहाँ बनेगा। तो ये जो हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट है ये इसके एक्स कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेगा, जिसका वैल्यू बनेगा r cos थीटा, और ये जो हाइट आ रही है वो इसके y कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेगा, जिसका वैल्यू बनेगा r sin थीटा। तो एलिमेंट का x कोऑर्डिनेट कितना है? r cos थीटा। पुट करें वैल्यू, सो r cos थीटा, इंटीग्रेशन साइन भी रहेगा, इंटीग्रेशन r cos थीटा वैल्यू ऑफ x, और dm कितना है? लैम्डा r d थीटा, लैम्डा r d थीटा डिवाइड बाय dm, ये रहेगा लैम्डा r d थीटा। और लिमिट्स क्या है? 0 to पाई, 0 to पाई। क्लियर? जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उन सबको एक साथ कर लिया जाए, वेरिएबल टर्म को इंटीग्रेशन में रखा जाए, तो लैम्डा r स्क्वायर, इंटीग्रेशन से बाहर, इंटीग्रेशन cos थीटा d थीटा, लिमिट 0 to पाई, डिवाइड बाय लैम्डा r कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन d थीटा, लिमिट 0 to पाई, cos का इंटीग्रेशन साइन, तो वैल्यू क्या रहेगा? लैम्डा r कैंसिल आउट, तो यहाँ पे बचेगा आपके पास r एंड साइन थीटा 0 to पाई डिवाइड बाय थीटा 0 to पाई। साइन पाई का वैल्यू कितना? 0। साइन 0 का वैल्यू कितना? 0। तो रिजल्ट आपको क्या मिला? r साइन पाई माइनस साइन 0 डिवाइड बाय पाई माइनस 0, रिजल्ट 0। तो x कोऑर्डिनेट ऑफ द सिस्टम कितना रहा? 0 रहा, यानी सेंटर ऑफ मास एक लोकेशन में चेंज नहीं होगा। और ये आप डायरेक्टली भी समझ सकते हैं कि जिस एक्सिस के अबाउट सिमेट्री मिलेगी, यहाँ पर आपको y एक्सिस के अबाउट सिमेट्री मिल रही है कि y एक्सिस से लेफ्ट और राइट सेम डायग्राम आपको दिख रहा है, तो जिस एक्सिस के अबाउट सिमेट्री मिलती है सेंटर ऑफ मास उसी एक्सिस पर लाई करता है। ठीक है, अब हम YCM कैलकुलेट करें। सो YCM कैलकुलेट अगर आपको करना है तो वैल्यू क्या बनेगा? y dm by dm। ठीक बात। अब y कोऑर्डिनेट है कितना? y कोऑर्डिनेट था आपके पास r sin थीटा, और dm है लैम्डा r d थीटा, दोनों को पुट करें, तो r sin थीटा लैम्डा r d थीटा इंटीग्रेशन डिवाइड बाय लैम्डा r d थीटा, लिमिट्स अगेन 0 to पाई, कांस्टेंट टर्म लैम्डा r स्क्वायर डिवाइड बाय लैम्डा r, इंटीग्रेशन टर्म साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा रहेगा, तो लैम्डा r स्क्वायर बाय लैम्डा r, रिजल्ट क्या रहा? r साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, लिमिट्स 0 to पाई डिवाइड बाय थीटा, लिमिट्स 0 to पाई। पहले हम पुट करेंगे पाई, फिर पुट करेंगे 0 विद माइनस साइन, तो माइनस आपने पहले से बाहर निकाल लिया, माइनस r, तो cos पाई माइनस cos 0 डिवाइड बाय पाई। cos पाई का वैल्यू -1, cos 0 का वैल्यू 1 डिवाइड बाय पाई, कैलकुलेट हुआ 2r बाई पाई। ठीक बात। तो जो स्ट्रक्चर आपको दिया गया, जो सेमी सर्कुलर आपको रिंग गिवन है, उसका y कोऑर्डिनेट पर सेंटर ऑफ मास आपको मिला है 2r बाई पाई, और x कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का कितना मिला है? 0 मिला। यानी जो सेमी सर्कुलर रिंग आपको गिवन है, हाफ रिंग आपको गिवन है, इसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर से 2r बाई पाई हाइट पर होता है, यानी ये रिप्रेजेंट कर रहा है YCM। YCM इज इक्वल टू 2r बाई पाई। क्या समझ सकते हैं? ध्यान से देखना कि मान लीजिए हमें गिवन है एक हाफ रिंग जिसका रेडियस है r, तो हाफ रिंग का सेंटर ऑफ मास सेंटर से 2r बाई पाई हाइट पर होता है, यानी यहां पर सेंटर ऑफ मास लोकेट किया जाएगा। किस ऑब्जेक्ट के लिए? हाफ रिंग। तो हाफ रिंग के लिए सेंटर ऑफ मास आपने लोकेट कर लिया एट द लोकेशन 2r बाई पाई। प्रोसीजर समझना, जो रिंग आपको गिवन है, रिंग
तो उसके पास केवल ये आर्क है। सबसे पहले आपने एक एलिमेंटल आर्क देखा, एलिमेंटल लेंथ, उसके लिए मास सोल्व किया, फिर उसके बाद आपने एक्सीएम वाईसीएम दोनों अलग अलग कैलकुलेट कर लिया। जो एलिमेंट आपने कंसीडर किया उसका लोकेशन आर साइन थीटा आर कोस थीटा फाइंड किया, वैल्यू पुट किया, आंसर हमें मिल गया। तो एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई कोऑर्डिनेट आपको आंसर मिला। मान लीजिए डिस्क आपने कुछ इस रिंग आपने कुछ इस तरीके से रखा हुआ है, रेडियस इसका r है। अब सेंटर ऑफ मास कहाँ मिलेगा? यहाँ से 2r/π पे मिलेगा। तो ऐसा कंपल्सरी नहीं कि हमेशा y एक्सिस पे ही मिलेगा। जिस भी ओरिएंटेशन में रखा हुआ है रिंग, तो सेंटर से 2r/π डिस्टेंस पर आपको आंसर मिल जाएगा। अब सेंटर ऑफ मास यहीं पर लोकेट करेगा। ओरिएंटेशन कुछ भी हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट इज सेंटर ऑफ मास फॉर हाफ डिस्क ऑफ रेडियस r। यानी हमें एक हाफ डिस्क गिवन है जिसका रेडियस है r, मास आपको गिवन है m, और इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है। सबसे पहले क्या बताना पड़ेगा? सबसे पहले बताना पड़ेगा एलिमेंट। तो डिस्क का एलिमेंट क्या बनता है? डिस्क का एलिमेंट बनता है रिंग। कैसे समझे इसको? कि मान लीजिए हमें यहाँ पर एक डिस्क गिवन है, ठीक। अब इसमें हमने छोटी छोटी सी रिंग्स, हम ऐसा मान सकते हैं कि जो कंप्लीट डिस्क है वो स्मॉल रिंग से मिलके बना है। सबसे पहले जो रिंग बनी है वो ये है, इसके बाद आपने दूसरी रिंग यहाँ पे लगाई, फिर थर्ड रिंग लगाई, फोर्थ रिंग लगाई, फिफ्थ रिंग। तो इस तरीके से आप रिंग लगाते जा रहे हैं और सबको एक कंबाइन करते जा रहे हैं। ऐसा करने पर क्या बन जाएगा? डिस्क बन जाएगा। सिंपल सा एक एग्जांपल कि अगर हम ऑनियन स्लाइस की बात करें तो ऑनियन स्लाइस अगर आप देखेंगे तो आपको डिस्क की तरह दिखता है, लेकिन अगर उसमें से आप एक एक लेयर को निकालते जाएं तो जो लेयर बाहर निकलेगी वो रिंग की फॉर्म में निकलता है। यानी एलिमेंट ऑफ अ डिस्क इज ऑलवेज अ रिंग। एलिमेंट ऑफ डिस्क इज ऑलवेज अ रिंग, ठीक है। तो यहां पर आपने एक रिंग कंसीडर किया। अब अगर हाफ डिस्क है तो रिंग भी हाफ ही बनेगी। इस रिंग का रेडियस कितना मान लिया? r मान लिया। क्या इस हाफ रिंग का सेंटर ऑफ मास आप बता सकते हैं कहां मिलेगा? 2r/π। यानी यहां जो सेंटर ऑफ मास है वो कितनी हाइट पर है? इस रिंग का ध्यान रखना, कितनी हाइट? 2r/π हाइट पर इस रिंग का सेंटर ऑफ मास लाई करता है। गिवन है आपको डिस्क, एन एलिमेंट ऑफ डिस्क इज ऑलवेज अ रिंग। तो अगर आपको सेमी सर्कुलर या हाफ डिस्क गिवन है तो रिंग भी आपको हाफ रिंग ही मिलेगा। क्लियर? इसमें कोई डाउट? ठीक बात। क्या सॉल्व करना है? अब हमें कैलकुलेट करना है सबसे पहले डीएम, यानी एलिमेंटल मास कितना है। क्या सॉल्व करना है? एलिमेंटल मास, यानी ये जो रिंग आपने कंसीडर किया है उसका मास कितना है, इसको आप रिप्रेजेंट करेंगे डीएम से। अब कौन सा डेंसिटी यहां पर आनी चाहिए? यहां पर आनी चाहिए सिग्मा, क्योंकि डिस्क आपका 2D स्ट्रक्चर है। 2D स्ट्रक्चर के पास होता है सरफेस एरिया, तो यहां पे बनना चाहिए सिग्मा। यानी डीएम आप पुट कर सकते हैं सिग्मा इंटू डी ए से, ये वैल्यू आपको मिलेगा। डीएम इज इक्वल टू सिग्मा इंटू डी ए। सिग्मा क्या है? सरफेस मास डेंसिटी। कैसे सोल्व करें? टोटल मास ऑफ द डिस्क कितना गिवन है? एम, और एरिया कितना है? डिस्क का एरिया होता है πr², लेकिन डिस्क कैसी गिवन है? हाफ, तो उसका एरिया क्या बनेगा? m डिवाइड बाय πr²/2। ये वैल्यू आई है सिग्मा की। ठीक बात। अब हमें ये देखना है कि ये जो रिंग आपने लिया है इसका एरिया कितना, वही आपका रिक्वायर्ड एरिया होगा, और इसी रिक्वायर्ड एरिया के अकॉर्डिंग हम मास लिख सकते हैं। सो डी ए यानी एरिया ऑफ रिंग तो यहां पर आप देखें कि आपको एक स्ट्रिप मिल रहा है। अगर इस स्ट्रिप को आप लेके कुछ इस तरीके से स्प्लिट कर दें, ठीक, तो इसका रेडियस कितना है? रेडियस है r, रेडियस r। तो यहाँ पे आर्क कितना बन रहा है? हाफ रिंग। तो हाफ रिंग है तो जो टोटल आर्क होता है उसका आधा बनना चाहिए, यानी जो सर्कमफ्रेंस रहेगा, लेंथ रहेगा, उसका वैल्यू मिलेगा आपको πr। और इसकी हमने थिकनेस कंसीडर कर ली, ये जो रिंग है इसकी थिकनेस है dr, क्योंकि लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, ये भी किसको रिप्रेजेंट करेगी? एरिया को ही रिप्रेजेंट करेगी। तो यहां से डी आप लिख सकते हैं कि वैल्यू ऑफ डी इज πr dr।
और इन्हीं पॉइंट को अच्छे से समझना, बिकॉज यही आपके यूज में आएंगे जब आप रोटेशनल मोशन में डेरिवेशन परफॉर्म करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के लिए। तो वहाँ पे भी सभी ऑब्जेक्ट के मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको कैलकुलेट करने हैं। तो एलिमेंट सेम ही बनता है, केवल फॉर्मेट में चेंज आता है। जैसे यहाँ पर आप यूज़ कर रहे हैं XdM/dm, वहाँ पर आप यूज़ करते हैं x²dm, बाकी और कुछ चेंजेस नहीं आता। तो आपने dA कैलकुलेट कर लिया। और इस बात का ध्यान रखना, एलिमेंट ऑफ डिस्क इज ऑलवेज अ रिंग, और रिंग का एरिया आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वैल्यू ऑफ dA आपको नॉन है, और dm कितना रहा, सिग्मा है 2m/πr² मल्टीप्लाई बाय dA πr/dr। सो dm इज इक्वल टू 2m/R² स्मॉल r/dr। ये dm हमें मिला। अब मुझे बताओ कि इसमें x कोऑर्डिनेट आएगा या y कोऑर्डिनेट आएगा? सिमेट्रिक कौन सी एक्सिस के अबाउट है? क्या x एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है? बिल्कुल नहीं। देखो अलग अलग स्ट्रक्चर दिख रहा है। क्या y एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है? बिल्कुल है। यानी जो कोऑर्डिनेट मिलेगा वो कौन सी एक्सिस पे मिलेगा? y एक्सिस पर ही मिलेगा। यानी सेंटर ऑफ मास y एक्सिस पे कैलकुलेट कर सकते हैं। आंसर रहेगा YCM इज इक्वल टू YdM/dm। ठीक बात, कोई डाउट? अब इंटीग्रेशन लिमिट क्या रहेगी ये भी आप समझो। जो आपने रिंग बनाया है वो कितनी रेडियस का है? स्मॉल r का। सबसे छोटा रिंग कहाँ बना होगा? सबसे छोटा रिंग यहाँ पे बना होगा। सबसे बड़ा रिंग कहाँ बनेगा? यहाँ पर। यानी जो रिंग का रेडियस है वही आपका वेरिएबल फॉर्म में है। तो जो लिमिट रहेगा, लिमिट आपको मिलेगा 0 से लेकर कैपिटल R तक, 0 टू कैपिटल R, इसका लिमिट हमें मिलेगा। ठीक बात। तो dm आपको पता है। क्या y आपको पता है? y क्या है? y मतलब जो एलिमेंट माना है उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है। तो ये जो एलिमेंट आपने कंसीडर किया है वो एलिमेंट है रिंग, हाफ रिंग, और हाफ रिंग का सेंटर ऑफ मास होता है कितनी हाइट पे? 2r/π हाइट पे। तो y के प्लेस पर आपको लिखना होगा 2r/π। ये वैल्यू है y का। dm कितना? 2M/R² r/dr। इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू कैपिटल R डिवाइड बाय dm, यानी 2M/R² r/dr with लिमिट 0 टू कैपिटल R। ठीक है, सॉल्व करना है इसको। सो YCM इज इक्वल टू 2 to 4m/π कैपिटल R² बाहर, 4M/π कैपिटल R² बाहर, वैल्यू R²dr, लिमिट 0 टू कैपिटल R डिवाइड बाय 2m/ कैपिटल R² बाहर, एंड इंटीग्रेशन r/dr विद लिमिट 0 टू कैपिटल R। क्लियर? सॉल्व करें। सो YCM इज इक्वल टू m/R², कैंसिल आउट, 4 2 कैंसिल आउट, तो वैल्यू रहेगा 2/π r³ 3 with limit 0 to R, and r/dr integration r²/2 with limit 0 to R। So YCM is equal to, ये 2 ऊपर जाएगा, 3 नीचे है, so वैल्यू बना 4/3π कैपिटल R², कैपिटल R³ डिवाइड बाय R²। रिजल्ट 4r/3π। यानी अगर आपको हाफ डिस्क गिवन है, सेमी सर्कुलर डिस्क गिवन है, तो उसका सेंटर ऑफ मास सेंटर से 4r/3π डिस्टेंस पर होता है। मान लीजिए डिस्क आपने कुछ इस तरीके से रखा है, रेडियस है r, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ मिलेगा? एट हाइट 4r/3π। मान लीजिए डिस्क आपने कुछ इस तरीके से रखा गया है, तो इसका सेंटर, रेडियस कितना? रेडियस r। अब सेंटर ऑफ मास कहाँ मिलेगा? सेंटर से 4r/3π डिस्टेंस पर। तो यहाँ पे लाई करेगा सेमी सर्कुलर डिस्क या हाफ डिस्क का सेंटर ऑफ मास। है पॉइंट समझ? नोट करें।
नाउ नेक्स्ट, सेंटर ऑफ मास फॉर हेमिस्फेरिकल शेल, यानी हमें एक होलो स्फीयर गिवन है लेकिन हाफ होलो स्फीयर गिवन है, कुछ इस तरीके से। इसका मास आपको गिवन है m, रेडियस गिवन है r, और सेंटर ऑफ मास हमें कैलकुलेट करना है। ठीक बात। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा अगेन कि यहाँ पे डेंसिटी कौन सी आनी चाहिए। अगर मैं होलो स्फीयर की बात करता हूँ तो केवल उसके पास सरफेस एरिया है, और सरफेस एरिया कंप्लीट स्फीयर के लिए कितना होता है 4πr², तो हेमिस्फीयर के लिए कितना बनेगा 2πr²। मास कितना है m है, तो यहाँ पर मुझे मिलेगा सरफेस मास डेंसिटी, जिसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे, वो बनेगा मास डिवाइड बाय एरिया। मास इज m एंड एरिया इज 4πR², अगर कंप्लीट स्फीयर होता तो। लेकिन अगर कंप्लीट स्फीयर आपको नहीं दिया है, हेमिस्फीयर दिया है, तो एरिया यहाँ पर बनेगा 2πR²। तो ये वैल्यू आपने सिग्मा का कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट, अब हमें ये देखना है कि एलिमेंट यहाँ पर क्या बनेगा, यानी होलो स्फीयर को आप किस ऑब्जेक्ट को यूज करके बार बार बना सकते हैं। ध्यान दें कि मान लीजिए हम यहाँ पर एक होलो स्फीयर कंसीडर करें, ठीक, और एक छोटी सी रिंग यहाँ पे कंसीडर की गई, रिंग यहाँ पे। तो सबसे पहले आपने एक छोटी रिंग लगाई, फिर उसके बाद एक बड़ी रिंग लगाई, फिर एक बड़ी रिंग लगाया, फिर एक बड़ी रिंग लगाया, फिर एक बड़ी रिंग लगाया। तो इस तरीके से आप रिंग ऐड करते जा रहे हैं, छोटी रिंग, फिर बड़ी रिंग, बड़ी रिंग, बड़ी रिंग, बड़ी रिंग, इस तरीके से। तो यहाँ तक आते आते जो रिंग है उसकी रेडियस और स्फीयर की रेडियस इक्वल हो जाएगी, और जैसे फिर ये नीचे की तरफ बढ़ेगा तो वापस रेडियस कम होती जाएगी। क्या ये पॉइंट हमें समझ में आया? ठीक है। इसका मतलब हेमिस्फीयर को एक रिंग के थ्रू आप बना सकते हैं ऐसे। तो यहाँ पर आपने एक एलिमेंट कंसीडर कर लिया, और एलिमेंट वापस क्या माना है, एलिमेंट हमने कंसीडर किया रिंग, यानी हेमिस्फीयर का जो एलिमेंट बनता है वो रिंग बनेगा। ठीक बात। अब इस रिंग की रेडियस कितनी है, मास कितना है, क्योंकि एलिमेंट बन गया। अब एलिमेंटल मास हमें सोल्व करना पड़ेगा, रेडियस सोल्व करना पड़ेगा, फिर हम इंटीग्रेट कर देंगे। या तो xdm/dm यूज़ करेंगे या ydm/dm यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करना है वो कैसे पता चलता है कि किस एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है। तो अभी आप वापस यहाँ पे देखें, यहाँ जो सिमेट्री आ रही है y एक्सिस के अबाउट आ रही है, यानी जो सेंटर ऑफ मास आपको मिलेगा वो y एक्सिस पर ही कहीं लाई करना चाहिए। ठीक बात। तो आपने यहाँ रिप्रेजेंट किया कि दिस इज सेंटर, ठीक, और सेंटर से अगर मैं इस एलिमेंट को कनेक्ट करूं यहां से यहां तक, तो रेडियस कितना रहेगा r। कोई डाउट? एंगल हमने यहां पर एक स्मॉल एंगल कंसीडर किया और इस एंगल को नाम दिया आपने d थीटा। ठीक है। x एक्सिस से बनने वाला एंगल कितना, वो थीटा। तो यहां जो dx रहेगा, dx मतलब विड्थ, किसकी विड्थ, ये जो रिंग आपने कंसीडर किया इसकी विड्थ। या तो आप इसको dx से रिप्रेजेंट कर लें या फिर हम इसको dr से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जो dr रहेगा उसका वैल्यू आप लिख सकते हैं r × d थीटा। ठीक। अब मुझे आप बताएं कि इस रिंग की रेडियस कितनी, रिंग की रेडियस कितनी, ऐसे बनेगा रिंग। ठीक है। अब इसकी रेडियस कितनी वो देखें, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस रहेगा वो इस रिंग की रेडियस को रिप्रेजेंट करेगा। अगर आप इस रिंग का टॉप व्यू देखें तो रिंग आपको कुछ इस तरीके से दिखेगी। ये रिंग ऊपर से देख रहे हैं तो ये रिंग दिखी। इसका रेडियस कितना है, देखो ये टोटल है r, थीटा की डायरेक्शन में कंपोनेंट। अगर मैं इस कंपोनेंट की बात करूं तो ये वैल्यू रहेगा r cos थीटा, और इसकी जो हाइट बनेगी वो रहेगी r sin थीटा। सो रेडियस ऑफ रिंग वो रिप्रेजेंट होगा r cos थीटा से। तो ये जो आपने रिंग कंसीडर किया है इसका रेडियस है r cos थीटा। ठीक। थिकनेस कितनी है, वो dr, थिकनेस है इसकी dr, एंड वैल्यू ऑफ dr इज कैपिटल R d थीटा। ठीक बात। तो क्या इसका एरिया बता सकते हैं, एलिमेंटल एरिया रहेगा dA। अब एरिया आप कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखना। टोटल सर्कमफ्रेंस कितना, रेडियस है r cos थीटा, टोटल सर्कमफ्रेंस बनेगा 2πr cos थीटा। तो ये तो है सर्कमफ्रेंस, और थिकनेस कितनी है dr,
डी आर आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आर डी थीटा से। तो यहाँ का टोटल एरिया आपको मिला 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर कॉस थीटा डी थीटा। तो ये आ गया रिक्वायर्ड एरिया जिस पर आपको एलिमेंटल मास कैलकुलेट करना पड़ेगा, बिकॉज जो एलिमेंट बना है वो रिंग ही है, और ये क्या है, टॉप व्यू ऑफ रिंग, यानी जो रिंग आपको गिवन है उसका टॉप व्यू। ठीक बात। तो उसका एरिया आपने कैलकुलेट कर लिया, एलिमेंटल एरिया आपके पास है, सिग्मा आपके पास है, तो क्या एलिमेंटल मास सॉल्व किया जा सकता है? देखिए ध्यान से, एलिमेंटल मास, तो एलिमेंटल मास dm इज इक्वल टू सिग्मा मल्टीप्लाई बाय dm। सो dm सिग्मा कितना था, मास डिवाइड बाय 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, यही था, दिस इज सिग्मा, मास डिवाइड बाय 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। da कितना है, 2 पाई आर स्क्वायर कॉस थीटा डी थीटा, 2 पाई आर स्क्वायर कॉस थीटा डी थीटा। क्लियर? क्या कैंसिल आउट हो रहा है, देखो 2 पाई आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, और रिजल्ट आपको मिला m cos थीटा डी थीटा। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, dm को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब क्या चाहिए, ये dm आपके पास आ गया, अब क्या चाहिए, अब आपको चाहिए सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास कौन सी एक्सिस के अबाउट मिलेगा, y एक्सिस के अबाउट मिलेगा, बिकॉज जिस एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है उसी एक्सिस के अबाउट आपको क्या मिलना चाहिए, सेंटर ऑफ मास मिलना चाहिए। क्या ये बात समझ में आई? तो YCM हम लिखेंगे YDM डिवाइड बाय DM, और लिमिट्स क्या रहेंगी, लिमिट्स पे ध्यान दो। अब यहाँ जो वेरिएबल चल रहा है वो डी थीटा, मतलब थीटा एंगल की टर्म में चल रहा है। थीटा हमें स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेगा 0 डिग्री मिलेगा, थीटा 0 डिग्री, और एंड पॉइंट पे कितना मिलेगा, एंड पॉइंट पे रहेगा π/2। कैसे, जब आप रिंग की बात करें तो फर्स्ट रिंग आपको यहां से मिलना स्टार्ट होगा, और एंड जो रिंग बनेगा वो इसके पूरे रेडियस के इक्वल होगा। तो जो एंगल टर्म थीटा टर्म यहाँ पे वेरी करेगा वो 0 से π/2 ही वेरी करेगा। तो ये आपकी लिमिट आ गई। ठीक बात। y कितना, देखो y कोऑर्डिनेट ऑफ द एलिमेंट, यानी एलिमेंट की हाइट कितनी है, वो है इनिशियल r sin थीटा। पुट करें यहाँ वैल्यू, सो YCM इज इक्वल टू r sin थीटा, dm का वैल्यू m cos थीटा, d थीटा, अगेन dm m cos थीटा d थीटा, and limits 0 to π/2, 0 to π/2। साइन थीटा कॉस थीटा टर्म है, तो साइन थीटा कॉस थीटा को हम 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करें, 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा को रिप्रेजेंट करता है। तो हमने क्या किया, ये mr/2 को तो बाहर निकाल दिया और इंटीग्रेशन में रखा 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, लिमिट 0 to π/2 डिवाइड बाय m इंटीग्रेशन cos थीटा डी थीटा, लिमिट 0 to π/2। 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसको रिप्रेजेंट करता है, साइन 2 थीटा को रिप्रेजेंट करता है। तो वैल्यू यहाँ पे बनेगा r/2, m और m कैंसिल आउट, इंटीग्रेशन साइन 2 थीटा डी थीटा, लिमिट 0 to π/2 डिवाइड बाय m कैंसिल आउट हो गया, cos थीटा डी थीटा, जीरो टू π/2। अब इंटीग्रेशन परफॉर्म करें, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस 2 थीटा, आर्ग्यूमेंट डिफरेंशिएट होगा, डिवाइड बाय 2, लिमिट 0 to π/2 डिवाइड बाय कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा विद लिमिट 0 to π/2। अब लिमिट्स पुट कर दी जाए, सो YCM इज इक्वल टू r/2, माइनस आपने बाहर निकाल लिया, माइनस बाहर निकाल लिया, और ये 2 ये भी आपने बाहर निकाला, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 ये रिप्रेजेंट करेगा माइनस r/4 को, तो ब्रैकेट में रह गया cos 2 थीटा।
तो cos 2 थीटा इंटू पाई बाई 2, यानी 2 और थीटा के प्लेस पर पाई बाई 2 माइनस cos 0 डिवाइड बाय साइन पाई बाई 2 माइनस साइन 0। ठीक बा, तो cos पाई का वैल्यू -1 -1, तो -1 -1 -2, तो माइनस आर बाई 4 -2 डिवाइड बाई 1, आंसर r बाई 2। तो हेमिस्फेरिकल शेल के लिए सेंटर ऑफ मास सेंटर से r बाई 2 डिस्टेंस पर आपको मिलेगा। तो हेमिस्फेयर आपने कंसीडर किया, तो सेंटर से अगर इसका रेडियस है r, तो सेंटर से r बाई 2 डिस्टेंस पर आपको सेंटर ऑफ मास लोकेट होगा। ठीक बात, प्रोसीजर अभी भी सेम ही है कि सबसे पहले एलिमेंट माना जाएगा, एलिमेंट मानने के बाद उसका एरिया कंसीडर करो, एरिया कंसीडर करने के बाद मास कंसीडर करें, dm पुट कर दें, जिस एक्सिस के अबाउट सिमेट्री उसी एक्सिस में आपको सेंटर ऑफ मास मिलेगा। नेक्स्ट, सेंटर ऑफ मास फॉर सॉलिड हेमिस्फीयर। इसका मास m है एंड रेडियस r है, यानी मैं सॉलिड हेमिस्फीयर के लिए सेंटर ऑफ मास लोकेट करना है। तो सबसे पहले आप एक सॉलिड हेमिस्फीयर बनाओ, यह सॉलिड हेमिस्फीयर बना दिया, ठीक है, जिसका रेडियस r, मास m। सबसे पहले ये बताया जाए कि आप मास किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा, मास वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होगा। सेकेंड थिंग, इस बात पे ध्यान दें कि एलिमेंट क्या बनेगा। कोई भी ऑब्जेक्ट जो सॉलिड ऑब्जेक्ट होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो सॉलिड है, तो सॉलिड ऑब्जेक्ट का एलिमेंट हमेशा होलो बनता है। जैसे अगर आपने डिस्क कंसीडर किया, क्या कंसीडर किया, डिस्क हमने कंसीडर किया था डिस्क, तो डिस्क का एलिमेंट क्या बना था, डिस्क का एलिमेंट बना था रिंग। उसी तरीके से अगर मैं एक सॉलिड स्फीयर कंसीडर करूं, तो सॉलिड स्फीयर का जो एलिमेंट बनता है वो बनेगा होलो स्फीयर। कैसे, ध्यान से सुनो। मानो मुझे एक प्लास्टिक की छोटी सी बॉल ली है मैंने, प्लास्टिक की बॉल होती है होलो, उसके ऊपर एक बड़ी बॉल रखी, कट किया, पैक कर दिया, ठीक है, फिर एक बड़ी बॉल रखी, फिर एक बड़ी बॉल रखी, यानी जो मैं बॉल्स यूज कर रहा हूं वो होलो स्फीयर है। लेकिन जो फाइनल ऑब्जेक्ट मुझे मिलेगा, जो सबसे पहले आपने सबसे छोटी रेडियस का, फिर बड़ी रेडियस की बॉल, फिर उससे बड़ी रेडियस की बॉल, फिर उससे बड़ी रेडियस की बॉल, जो फाइनल ऑब्जेक्ट मुझे मिलेगा वो एक सॉलिड बॉल मिलेगी। इसका मतलब आप ये बोल सकते हैं कि जो सॉलिड स्फीयर है उसका एलिमेंट होलो स्फीयर बनेगा। ठीक है, तो यहां पर अगर आपको हेमिस्फीयर दिया है तो जो एलिमेंट बनेगा वो भी हेमिस्फेरिकली बनेगा, यानी यहाँ पे एक हेमिस्फेरिकल एलिमेंट बन गया। ठीक है, जिसका रेडियस आपने कंसीडर कर लिया स्मॉल r और थिकनेस आपने कंसीडर कर ली dr। क्लियर, ठीक है। तो हेमिस्फीयर का एलिमेंट क्या बना है, यह है एलिमेंट, और एलिमेंट बना है होलो हेमिस्फीयर या हेमिस्फेरिकल शेल। ठीक, अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इसका मास यानी एलिमेंटल मास। और एलिमेंटल मास कैलकुलेट करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे डेंसिटी कौन सी आएगी, यहाँ पर आएगी वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी, बिकॉज जो स्ट्रक्चर है वो कैसा स्ट्रक्चर है, सॉलिड स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले आप कैलकुलेट करें रो। रो रिप्रेजेंट करता है मास पर यूनिट वॉल्यूम को। तो मास आपको कितना गिवन है, m, वॉल्यूम कितना बनेगा। अगर कंप्लीट स्फीयर होता तो वॉल्यूम बनता 4/3 पाई आर क्यूब, हेमी स्फीयर है तो वॉल्यूम बनेगा 2/3 पाई आर क्यूब, यानी वैल्यू ऑफ रो इज 3m/2 पाई कैपिटल आर क्यूब। सबसे पहले आपने वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी कैलकुलेट कर लिया। सबसे पहले आपने कैलकुलेट किया वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी। अब क्या चाहिए, हमें चाहिए इस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम।
हेमिस्फीयर का वॉल्यूम, तभी तो आप रिक्वायर्ड वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करके रिक्वायर्ड मास सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया कितना बोलो, 2πr²। ठीक, और उसका थिकनेस कितना, dr। तो यहां पर एलिमेंटल एरिया, सॉरी एलिमेंटल वॉल्यूम किसके लिए, हेमिस्फेरिकल शेल के लिए। जो शेल आप यूज कर रहे हैं उसके लिए हम बात करें कि एलिमेंटल वॉल्यूम कितना बनेगा, पूरा लिखें, हेमिस्फेरिकल शेल के लिए। ठीक है, वॉल्यूम यानी डीवी से रिप्रेजेंट करो। तो हेमिस्फीयर का एरिया कितना, सरफेस एरिया 4πr², बिकॉज आर रेडियस आपने कंसीडर किया, और थिकनेस कितना, थिकनेस रहेगा dr। तो dv का वैल्यू आ गया 4πr² dr। तो मास सॉल्व किया जा सकता है क्या, देखो एलिमेंटल मास हमें मिलेगा dm इज इक्वल टू रो मल्टीप्लाई बाय dv। रो कितना था, मास डिवाइड बाय वॉल्यूम यानी 2πr³ इनटू dv। dv कितना आया, dv आपने कैलकुलेट किया है 4πr² dr। सॉल्व करें, सो वैल्यू ऑफ dm 6 कैपिटल M बाई r³ r² dr। ये एलिमेंटल मास हमें मिल गया। अब क्या चाहिए, अब हमें चाहिए सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास कौन सी एक्सिस के अबाउट मिलेगा, कौन सी एक्सिस के अबाउट मिलेगा, सिमेट्री कौन सी एक्सिस के अबाउट है, वाई एक्सिस के अबाउट। तो सेंटर ऑफ मास भी आपको किधर मिलेगा, वाई एक्सिस के अबाउट ही मिलेगा, यानी आप कैलकुलेट करेंगे YCM। सो YCM इज इक्वल टू YDM डिवाइड बाय DM। अब यहां जो एलिमेंट बन रहा है उसका रेडियस वेरी कर रहा है, ध्यान देना, यहाँ जो एलिमेंट बन रहा है उसके क्या वेरी कर रहा है, रेडियस। सबसे छोटा जो हेमिस्फीयर बनेगा वो यहाँ बनेगा 0 रेडियस, सबसे बड़ा जो हेमिस्फेरिकल शेल बनेगा वो यहाँ पे बनेगा r रेडियस का। इसका मतलब जो वेरिएबल टर्म है वो 0 to r रेडियस ही है, यहाँ पे जो वेरिएबल टर्म है वो 0 to r है। y कोऑर्डिनेट कितना, जो स्फेरिकल शेल आपने कंसीडर किया है, क्या इसका सेंटर ऑफ मास पता है, स्फेरिकल शेल के लिए सेंटर ऑफ मास अभी आपने कैलकुलेट किया है कि स्फेरिकल शेल का सेंटर ऑफ मास मिलता है r/2 पर। तो y के प्लेस पर आपको यूज करना होगा r/2। ठीक बात, तो यहां पर आप वैल्यू पुट करेंगे, ध्यान से समझना, इंटीग्रेशन 0 से स्मॉल r, y का वैल्यू r/2 और dm का वैल्यू 6m/r³ r² dr डिवाइड बाय अगेन dm। तो 6m बाय कैपिटल R³ r² dr विथ लिमिट्स ये 0 टू कैपिटल R। कोई डाउट, तो ये जो 6m बाय कैपिटल R² वाला फैक्टर दिख रहा है ये कैंसिल आउट हो जाएगा बिकॉज ये कांस्टेंट टर्म है। ठीक, न्यूमरेटर में बचेगा r³/2 देखिए ध्यान से, r³/2 dr और डिनोमिनेटर में रहेगा r² dr विद लिमिट्स 0 टू कैपिटल R, विद लिमिट्स 0 टू कैपिटल R। ठीक बात, इंटीग्रेट कर दे। सो YCM इज इक्वल टू ये 1/2 आपने बाहर निकाल लिया, r³ यानी r4/4 लिमिट 0 टू कैपिटल R डिवाइड बाय r² का इंटीग्रेशन r³/3 विद लिमिट्स 0 टू कैपिटल R। ठीक बात, सॉल्व कैसे करें, सो YCM इज इक्वल टू ये 3 ऊपर जाएगा, 4 नीचे मल्टीप्लाई होगा, 3/8 r4/r³, रिजल्ट YCM इज इक्वल टू 3r/8। हेमिस्फेरिकल स्फीयर यानी सॉलिड हेमिस्फीयर के लिए सेंटर ऑफ मास सेंटर से 3r/8 डिस्टेंस पर आपको मिलेगा। यानी हमने यहां पर एक सॉलिड हेमिस्फीयर कंसीडर किया, रेडियस कितना है, r है, कितनी हाइट पे मिला, सेंटर से 3r/8 हाइट पर जनरेट हुआ।
क्लियर, कोई डाउट? तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट के आपने सेंटर ऑफ मास, डिफरेंट ऑब्जेक्ट के आपने सेंटर ऑफ मास यहां पे फाइंड किए हैं. हाफ रिंग, फिर हाफ डिस्क, फिर हेमिस्फेरिकल शेल, and next hemispherical solid sphere. सॉलिड नहीं भी लिखा हो तो वो सॉलिड को ही रिप्रेजेंट करता है. तो इन सब के सेंटर ऑफ मास कहां पर आ रहे हैं? ऑब्जेक्ट एंड देयर सेंटर ऑफ मास. तो हाफ रिंग के लिए आपने कैलकुलेट किया था, हाफ रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ मिला था? हाफ रिंग का सेंटर ऑफ मास हमने कैलकुलेट किया, वैल्यू रहा 2r/π. ठीक है. फिर हाफ डिस्क के लिए आपने कैलकुलेट किया, वैल्यू रहा 4r/3π. ठीक, इनको पुट करते जाएं. हाफ रिंग के लिए 2r/π, हाफ डिस्क के लिए 4r/3π. फिर हेमिस्फेरिकल शेल आपने कैलकुलेट किया, वैल्यू मिला r/2. और हेमिस्फेरिकल स्फीयर इसके लिए सेंटर ऑफ मास रहा 3r/8, वेयर r इज द रेडियस ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेयर r इज रेडियस ऑफ ऑब्जेक्ट. ठीक है, नोट करें. नाउ कुछ ऑब्जेक्ट जिनके डेरिवेशन हम सॉल्व नहीं करें लेकिन इनके सेंटर ऑफ मास हमें याद होने चाहिए, बिकॉज न्यूमेरिकल में यूज में आते हैं. मान लीजिए हमें गिवन एक होलोकॉन. होलोकॉन का सेंटर ऑफ मास उसके बेस से, मतलब यहाँ 0 अगर हम कंसीडर करें तो बेस से h/3 हाइट पर होता है. तो सेंटर ऑफ मास आपको यहाँ पे मिलेगा और बेस से हाइट कितना रहेगा? h/3. ठीक है. सिमिलरली अगर आपको गिवन है सॉलिड कॉन, तो सॉलिड कॉन का सेंटर ऑफ मास बेस से h/4 हाइट ऊपर होता है. ठीक. और इसी तरीके से अगर एक ट्रायंगुलर प्लेट गिवन है, प्लेट की हम बात करें मतलब ये 2D स्ट्रक्चर है. ठीक है ना, यानी बीच में से सॉलिड मिलेगा. तो ट्रायंगुलर प्लेट के लिए जो आपको सेंटर ऑफ मास मिलेगा वो इसके बेस से h/3 हाइट पर मिलेगा. तो ये 3 आपको याद होने चाहिए, न्यूमेरिकल में यूज में आएंगे. नोट करें.